आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय एड्यू व्लॉग्स पर। जी, सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है भारत की भूआकृति यानी संपूर्ण परीक्षा नोट्स। और जैसा कि स्लाइड 1 के इंपॉर्टेंट नोट में भी बिल्कुल साफ लिखा है कि भूगोल के इस अध्याय से प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज का हमारा लक्ष्य यही है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के आधार पर एकदम लाइन दर लाइन विश्लेषण किया जाए। हाँ, और ये विश्लेषण बहुत सटीक होने वाला है। तो सबसे पहले स्लाइड 2 से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं वही पूछने वाला था, स्लाइड 2 में भूआकृति विज्ञान की सटीक परिभाषा क्या दी गई है और साथ ही भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए, भूआकृति का सीधा सा अर्थ है पृथ्वी की सतह की भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक स्थलाकृतियों का अध्ययन करना। मतलब फिजिकल फीचर्स का अध्ययन। जी बिल्कुल। और अगर विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल? वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। अच्छा, तो अगर इसे किलोमीटर में देखें तो उत्तर से दक्षिण ये 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। एकदम सटीक। यहाँ स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट नोट भी है मानक समय और कर्क रेखा के बारे में, उस पर भी थोड़ा ध्यान खींचना चाहूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, हमारा मानक समय या IST 82.5 डिग्री ईस्ट है ना, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है जी। और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भारत को 2 बराबर जलवायु भागों में बांटती है। और इसी विस्तार की वजह से पूर्व से पश्चिम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही। अब वर्तमान स्थिति को समझने के बाद स्लाइड 3 पर आते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि स्लाइड 3 के अनुसार भारत के इस विशाल भूभाग का निर्माण आखिर कैसे हुआ और इसमें सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? मैं समझाती हूँ। भारत का जो सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? जी हाँ, बिल्कुल। करोड़ों वर्ष पहले विवर्तनिक हलचल यानी टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था। तो प्लेट्स खिसकी होंगी? हाँ, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसककर यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस भारी टकराव की वजह से टेथिस सागर के जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए। अच्छा, और इसी वलन या फोल्डिंग प्रक्रिया से हिमालय बन गया? बिल्कुल। दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों का निर्माण ऐसे ही हुआ। और इम्पोर्टेंट नोट भी यही कहता है कि ये सबसे युवा वलित पर्वत हैं और इनकी ऊंचाई ना आज भी बढ़ रही है। जी, आज भी बढ़ रही है। अब स्लाइड 4 की तरफ देखते हैं। हाँ, यहाँ 6 प्रमुख भू आकृतिक विभागों के नाम दिए गए हैं। जैसे पहला उत्तर के विशाल पर्वत, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवां तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है उस पर जोर देना चाहूंगी, ये 6 विभाजन मिलकर ही भारत की जलवायु, हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, मतलब ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन 6 विभागों में से सबसे पहले विभाग पर बात लाते हैं, हिमालय पर, जो स्लाइड 5 में है। इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी बताई गई हैं? सबसे पहली और उत्तरी श्रेणी है हिमाद्री। इसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची है ना? जी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी प्रमुख चोटियां इसी में है। और इसके बाद हिमाचल श्रेणी आती है। हाँ, हिमाद्री के ठीक दक्षिण में हिमाचल या लेसर हिमालय है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। अच्छा, जो हिल स्टेशंस के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे शिमला, नैनीताल और मसूरी। एकदम सही। और सबसे दक्षिणी और नीची श्रेणी है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से कम होती है शायद। जी, और ये नदियों के अवसादों से बनी है। यहीं पर दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून। और स्लाइड में इम्पोर्टेंट नोट भी है कि हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोककर एक जलवायु विभाजक का काम करता है। बिल्कुल। अब अगर हम स्लाइड 6 देखें तो उसमें इसका प्रादेशिक विभाजन है। प्रादेशिक विभाजन के बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। कश्मीर हिमालय में क्या क्या आता है? कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं।
और सबसे खास बात यहाँ करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी मतलब जो केसर की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है? जी हाँ। इसके बाद हिमाचल और उत्तरांचल का हिस्सा आता है। यहाँ दून घाटियां और सभी प्रमुख 5 प्रयाग स्थित हैं। लेकिन दार्जिलिंग और सिक्किम के हिस्से में तो शिवालिक श्रेणियों का अभाव है ना? सही पकड़ा आपने, वहाँ शिवालिक नहीं है, बल्कि द्वार आकृतियां पाई जाती हैं जो चाय बागानों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। अच्छा, और अरुणाचल और पूर्वी पहाड़ियों का क्या? वहाँ नामचा बरवा पर्वत है और अत्यधिक जैव विविधता के साथ घने जंगल हैं। और इम्पॉर्टेंट नोट कहता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ ये उत्तर से दक्षिण फैली हैं। जी, और यही म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा भी बनाती हैं। तो पहाड़ों से उतरकर अब मैदानों की बात करते हैं। स्लाइड 7 के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है और इसके भाग क्या हैं? देखिए, ये मैदान हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ निक्षेप मतलब एलुवियम। जी, इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है और गहराई लगभग 2000 मीटर तक है। तो इसके 3 विभाजन कौन से हुए? पहला पंजाब का मैदान जिस सिंधु नदी से बना है, दूसरा गंगा का मैदान जो सबसे बड़ा और सर्वाधिक उपजाऊ है, और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो असम क्षेत्र में है और बाढ़ प्रभावित है। बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अब स्लाइड 8 में रिलीफ प्रोफाइल का संदर्भ है। तो पहाड़ों से उतरते समय इन मैदानों का क्रमिक विकास कैसे होता है, जैसे भाभर, तराई, बांगर और खादर? मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले भाबर आता है। ये शिवालिक के ठीक नीचे कंकड़ पत्थरों की पट्टी है। तो क्या यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं? जी बिल्कुल, नदियाँ यहाँ धरातल से गायब होकर भूमिगत बहने लगती हैं। और तराई क्षेत्र? उसके बाद तराई आता है। ये दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र है जहाँ नदियाँ वापस धरातल पर आ जाती हैं। और इम्पोर्टेंट नोट के अनुसार ये तराई क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। एकदम सही। फिर आता है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ऊंचा क्षेत्र है। और खादर नई जलोढ़ मिट्टी का निचला क्षेत्र है। जी। तो स्लाइड 9 से बांगर और खादर की एक सीधी तुलना अगर करें तो क्या अंतर है? देखिए, बांगर ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ये थोड़ा कम उपजाऊ है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हाँ। और खादर निचले बेसिन में है जहां हर साल बाढ़ से नई मिट्टी आती है। और इम्पोर्टेंट नोट कहता है कि गहन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए खादर संपूर्ण भारत में सबसे आदर्श जमीन है। बिल्कुल। अब हम भारत के सबसे पुराने भूभाग पर आते हैं। हाँ, स्लाइड 10 से प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं पर बात करते हैं। ये कैसे बना है? ये प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है और इसका आकार एक उल्टे त्रिभुज जैसा है। इसका प्रमुख भाग कौन सा है? इसका प्रमुख भाग मध्य उच्च भूमि है जो नर्मदा के उत्तर में है। इसका मुख्य हिस्सा मालवा पठार है। और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है ना, जो दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। जी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और दक्षिण में विंध्य श्रेणी है। इम्पोर्टेंट नोट भी है कि ये पठार खनिजों का भंडार है और चंबल नदी यहाँ गहरे खड्ड बनाती है जिन्हें बीहड़ भी कहते हैं। अब स्लाइड 11 से दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार के बारे में देखते हैं। दक्कन का पठार तो नर्मदा के दक्षिण में है। हाँ, और यहाँ का दक्कन ट्रैप बहुत प्रसिद्ध है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी काली मिट्टी का क्षेत्र है। इम्पोर्टेंट नोट के अनुसार ये रेगुर सॉइल नमी सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है और कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और जो उत्तर पूर्वी पठार है जैसे मेघालय और कार्बी एंगलोंग, वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मतलब ये हिमालय का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये हिमालय निर्माण के समय एक बड़े फॉल्ट के कारण अलग हो गया था। यहीं पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। ये काफी दिलचस्प है। अब स्लाइड 12 के आधार पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? पश्चिमी घाट एकदम निरंतर है, इन्हें केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। ये ऊंचे हैं लगभग 900 से 1600 मीटर तक। और यहाँ से पश्चिम बहने वाली नदियां एस्चुअरी या ज्वारा नद मुख बनाती हैं। जी, ऊटी और महाबलेश्वर जैसे हिल स्टेशन यही हैं। और इम्पोर्टेंट नोट में लिखा है कि पश्चिमी घाट दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। एकदम सही। जबकि पूर्वी घाट खंडित है,
महानदी, गोदावरी और कृष्णा द्वारा काटे गए हैं। और ये कम ऊंचे हैं, लगभग 600 मीटर। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां यहाँ उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। जी बिल्कुल। अब स्लाइड 13 से भारतीय मरुस्थल की भौगोलिक लक्षण देखते हैं। थार मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं? ये अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क है। वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसीलिए इसे मरुस्थली कहा जाता है। हाँ, यहाँ आपको बालू के टीले, मशरूम चट्टानें और खारे पानी की झीलें मिलेंगी। प्रमुख नदी लूनी है, जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। मतलब इनलैंड ड्रेनेज है। और इम्पोर्टेंट नोट में जैसलमेर के आकलवुड फॉसिल पार्क का जिक्र है। जी, उसके अवशेष सिद्ध करते हैं कि मेसोजोइक युग में ये मरुस्थल समुद्र के नीचे था। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। अब स्लाइड 14 से तटीय मैदानों पर चर्चा करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तट में क्या अंतर है? पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके 4 भाग हैं। गुजरात में कच्छ काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मालाबार। और इम्पोर्टेंट नोट कहता है कि पश्चिमी तट के जलमग्न होने के कारण ही यहाँ मुंबई और कोच्चि जैसे उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह स्थित हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूर्वी तटीय मैदान बहुत चौड़ा है। इसके 2 भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। जी। और यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के विशाल और उपजाऊ डेल्टा मौजूद हैं। तो अब अंतिम भूआकृतिक विभाग पर आते हैं। भारत के द्वीप समूह स्लाइड 15 में। सबसे पहले अंडमान और निकोबार, जो बंगाल की खाड़ी में है। ये 572 द्वीप है, जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ भूमध्य रेखीय घने जंगल पाए जाते हैं। जी। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, उसका क्या? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। सबसे बड़ा मिनिकॉय है। ये पूरी तरह से प्रवाल या कोरल डिपॉजिट से निर्मित है। और 11 डिग्री चैनल इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग को विभाजित करता है। एकदम सही। और इम्पॉर्टेंट नोट है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में ही स्थित है। तो अब स्लाइड 16, 17 और 18 पर चलते हैं, जो इस पूरे विषय का निष्कर्ष हैं। इन सभी भूआकृतियों का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्लाइड 16 के अनुसार देखिए, हिमालय और पश्चिमी घाट की चोटियां नमी भरी मानसूनी हवाओं को रोकती हैं। ये हमारे मॉनसून का इंजन है। और हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भी रोकता है, जिससे तापमान कंट्रोल रहता है। मुख्य नियंत्रक है। और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर है? स्लाइड 17 से। अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर का मैदान हमारा अन्न भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज और औद्योगिक विकास का आधार है। तटीय क्षेत्र व्यापार और मत्स्य पालन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और मरुस्थल सौर और पवन ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं रखता है। इंपॉर्टेंट नोट के अनुसार प्रत्येक भूआकृतीय विभाजन समग्र आर्थिक शक्ति में अनिवार्य योगदान देता है। बिल्कुल। और अंत में स्लाइड 18 से इसका सामरिक और भू राजनीतिक महत्व स्पष्ट करें। हिमालय प्राकृतिक किलेबंदी के रूप में हमें विदेशी आक्रमणों से बचाता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हिंद महासागर में बेजोड़ नौसैनिक बढ़त प्रदान करते हैं। और मरुस्थल और पूर्वांचल की पहाड़ियां भी सीमावर्ती रक्षा के लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं। एकदम सटीक। तो स्लाइड 18 के कंक्लूजन नोट को पढ़ते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अंततः भारत की भू आकृति केवल भौतिक भूगोल नहीं है, ये भारत के भू राजनीतिक और आर्थिक भाग्य का निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है।